तो देखो क्या करना है, एट पॉइंट पी आउटसाइड द सेल, सबसे पहला केस। तीन केसेस हो सकते हैं यहाँ पे, एक तो हो सकता है इसके सेंटर पे, एक इसके अंदर या फिर इधर ऑन द सेल, और एक इसके आउटसाइड। तो ये अंदर वाले तो इनसाइड कंसीडर करे जाएंगे एक केस, दूसरा ये ऑन द स्फेरिकल शेल, और तीसरा आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। तो हमें ये तीन अलग अलग केसेस के फॉर्म में हम फटाफट इसका डेरिवेशन देखेंगे और फिर आपसे कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा मैं क्लास में, ठीक है। चलो, अब तक किसी को डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो इसको देखते हैं। नो सर। बढ़े आगे? यस सर। यस सर। चलो, यस सर। तो सबसे पहला केस देखेंगे, एट अ पॉइंट पी आउटसाइड द सेल। तो पॉइंट पी देखो, पॉइंट पी कहाँ पे है, ये रहा, आउटसाइड द सेल है, सेल से बाहर है। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो मैं एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर रहा हूँ, ये डॉटेड ग्रीन कलर का जो सरफेस है ये गॉसियन सरफेस हो गया जी, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको बोल दिया हमने कि गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है वो आर है, छोटा वाला आर, और रेडियस ऑफ द शेल इज कैपिटल आर। तो ये ध्यान रखना, जो शेल है यानी कि मेटालिक शेल है या फिर स्फेरिकल शेल है जिसपे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसका रेडियस आर है, कैपिटल आर। और जो गॉसियन इमेजिनरी सरफेस आपने एज्यूम किया है पॉइंट बी को के पास थ्रू पास होने वाला, उसका रेडियस है आर। तो अब क्या करेंगे, देखो डायरेक्शन देखेंगे सेम तरीके से जैसे हमने पहले देखा था। एक छोटा सा एलिमेंट लो ऑन द गॉसियन सरफेस, तो ये गॉसियन सरफेस क्या होगा, ये भी स्फेरिकल होगा, ये स्फेरिकल होगा। तो जैसा स्फेरिकल हमने पॉइंट चार्ज के लिया था, वैसा ही यहाँ पे एरिया एलिमेंट ले लिया, ये वाला एलिमेंटल एरिया। यहाँ पे डायरेक्शन देखा, डीएस का डायरेक्शन और ई का डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे थीटा कितना होगा बच्चों, 0 डिग्री, ठीक है। अब गॉस थ्योरम लगाएंगे। गॉस थ्योरम क्या कहती है, फाई कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डीएस एंड दैट इज आल्सो इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सीधा सीधा वैल्यू रखो, ई डॉट डीएस निकालो सबसे पहले। तो ई डॉट डीएस निकालने के लिए एलिमेंट हमने कंसीडर कर ही लिया, तो ई कांस्टेंट है क्योंकि यूनिफॉर्मली चार्ज है ना, यूनिफॉर्मली चार्ज है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा, वो वेरी नहीं कर रहा आपके अलग अलग एलिमेंट में। मतलब अगर ये जो एलिमेंट है एक नंबर, और दूसरा अगर इधर होता कोई एलिमेंट 2 नंबर, या तीसरा कोई इधर होता तीसरे नंबर का एलिमेंट, तो इन सभी के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो कांस्टेंट रह रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये तभी हो सकता है यूनिफॉर्मली चार्ज रहेगा। तो ये ऑलरेडी गिवन है, हमने दे दिया ना पहली कंडीशन की यूनिफॉर्मली चार्ज रहेगा, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड रहने वाला है कांस्टेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को आप ले आओ बाहर, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है तो वो इंटीग्रेशन में या डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करते कांस्टेंट वैल्यू। तो एक ई आ गया बाहर, ई जैसे ही बाहर आया कूद के, तो अंदर बच गया इंटीग्रेशन ऑफ द एरिया, टोटल सरफेस एरिया इंटीग्रेट कर लो। तो मतलब क्या होगा, उसका मतलब हुआ कि स्फेरिकल शेल का या स्फेरिकल ये गॉसियन सरफेस का जो एरिया होगा वो बता दो। तो हमें पता है कि स्फीयर का एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 तो पाई आर स्क्वायर करे बिना सीधा इंटीग्रेशन ऑफ डीएस लिख देंगे 4 पाई आर स्क्वायर। तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो जो फाई था ना, फाई हमने निकाला ई डॉट डीएस करके, यहाँ पे फाई की वैल्यू के बराबर है ई डॉट डीएस, तो यहाँ पे हमने वैल्यू रखी दैट इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। तो ये वैल्यूज आपको मिल गई। अच्छा बच्चों तुम लेफ्ट मत करो, है ना, जिसको ऐसा लग रहा है कि बहुत लेट हो रहा है, बहुत हो रहा है, और थोड़ा पहले छोड़ दूंगा मैं आपको, और अभी लीव मत करो, नहीं तो आपका नुकसान हो जाएगा, फिर आगे आने वाली चीजें समझ नहीं आएगी। तो जिनको नींद आ रही है या फिर ऐसा लग रहा है कि बहुत लेट हो रहा है, तो 15 मिनट पहले खत्म कर दें क्लास को, और तब तक के लिए शांति से एकाग्र होकर पढ़ते हैं ना, फोकस के साथ। तो E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर की सिंपली सिंप्लीफिकेशन किया, उससे आ गया। तो अब क्या लिख सकते हैं, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये देखो क्या किया आपने कि जो Q है, Q इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया। तो ये वाला स्फेरिकल शेल था ना अंदर वाला, इसके ऊपर सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज बार, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो उसका कैपिटल आर स्क्वायर है, सिग्मा इनटू कैपिटल, ये टोटल चार्ज हो गया, टोटल चार्ज ऑन दिस स्फेरिकल शेल। तो ये वैल्यू आपको मिल गई। तो यू कैन रिप्लेस Q विद सिग्मा इनटू 4 पाई आर स्क्वायर। जैसे ही रखोगे तो नीचे का 4 पाई कट जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल आर स्क्वायर बाय स्मॉल आर स्क्वायर। ये आपको दूसरा फॉर्म मिल गया इसका। तो ये क्या मिला आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P
विच इज लाइंग आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, इस स्फेरिकल शेल से बाहर है पॉइंट पी, उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रहेगी, ये वाली रहेगी, या तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर बोल लो, या सिग्मा r स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट r, ठीक है। अब इसमें डाउट है तो अभी एक बार इसको 1 मिनट लेके पढ़ो सभी लोग स्टेप बाय स्टेप कि क्या किया है, और फिर अगर डाउट है तो मैं एड्रेस करना समझाऊंगा, नहीं तो इसके फर्दर केसेस है फिर वो देखेंगे, नहीं तो वो समझ नहीं आएंगे। अगर डाउट है तो अभी पूछ लेना, नहीं तो इश्यू आएगा फिर, है ना। इसको एक बार शांति से पढ़ लो सभी लोग। देखो अगर कोई स्टेप ऐसा है जो आपको समझ नहीं आ रहा, क्या डाउट था बच्चे, एक बार मैं भूल गया क्या था, क्या डाउट था आपका कल? सर आपने वहाँ पे करवाया था मैंने ना? शायद ये बोला था ना, तुम जान दोबारा बताओ बेटा, बताओ तानिया, क्या डाउट था बता दो। सर 1 मिनट। खुद ही डाउट याद नहीं है कोई नहीं, बता दो देख। सर वो टॉपिक था ना सर, आपने 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा था, उसके बाद आपने 2 ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और फिर आपने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा, तो वो 4 चलो कहाँ से चलो है? देख ले देख ले देख। नोट्स में आपने देखा नहीं, घर पे जाके नोट्स, अच्छा मैंने नोट्स शेयर इसके कर तो रखे हैं यार, इसके पूरे नोट्स शेयर कर रखे हैं, तो नोट्स में देखना था एक बार आपको कि वहां पे कुछ गलती तो नहीं है यार, सही कर रखा है। नोट्स ये कम्प्लीटली शेयर्ड हैं, याद रखो, ऐसे सब पूरा दे रखा है ये वाला मॉड्यूल। ठीक है, आ गया समझ, आगे बढ़ सकते हैं, किसी को डाउट है तो पूछो। चलो तानिया से भी, तानिया को भी समझा ही देते हैं, इसमें डाउट है तो पूछ लो भाई। तानिया बताना बच्चे कौन सा स्लाइड था। सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज। ये वाला सर लॉन्ग लाइन चार्ज। लाइन चार्ज, ये वाला, यस सर। इसमें क्या करना था? इसमें आपने लास्ट में फॉर्मूला निकाला था ना, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। और हाँ हाँ, या फिर कुछ, हाँ तो क्या करना है इसमें? सर इसमें आपने 2 को ऊपर मल्टीप्लाई किया, तो ये 4 कहाँ से लिखा फिर आपने, मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे भाई इसमें क्या बच गया, ये तो इसको k के टर्म्स में लिखने के लिए किया, k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है ना, तो दो ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा? अरे ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ ये 2 कर सकता हूँ ना मैं, ऊपर आ गया आपका 2 लैम्डा, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट करने के लिए लिखा है बच्चों के, ताकि इसको k लिख सके, k इंटू 2 लैम्डा बाय r। ठीक है सर, अब आ गया समझ। आ गया? यस सर। न्यूमेरिकल नहीं करते हो तुम लोग, प्रैक्टिस नहीं करते हो, तब इतने बेकार बेकार डाउट्स आते हैं। इसमें क्या है यार, सर ना सिंपली सर
सर ने स्कूल में करवाया तो सर ने सिर्फ आगे के की टर्म में लिखा है ना, और सर आपने ऐसे लिखा, मैं कंफ्यूज ही हो गई थी फिर। नहीं, अरे उसमें कंफ्यूजन क्या है, ये तो पता ही है ना कि के इतने बार यूज करते हैं सुबह, के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो कोई पागल थोड़ी होगा जो जो इसको 2 क्यों लिखेगा भाई, एक बार फल कट गया मान लो, हमारी टेंडेंसी होती है ना 2 से 2 उड़ा दो, लेकिन हम दोबारा उसको मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ हम सेपरेट आउट करना चाह रहे हैं, के आएगा ना, के 2 पाई, तो उस तरीके से। तो इतना तो यार ध्यान रखा करो इससे। तो हमने ये पढ़ लिया ये वाला। अब इसमें डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नो सर। ठीक है, तो फिर इसमें डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। इसी के अलग अलग केसेस हैं वो देखेंगे अब, है ना, उनको हम देखेंगे। और तो पॉइंट पी आउटसाइड द शेल निकाल लिया। अब केस 2 होगा कि पॉइंट पी विल बी लाइंग ऑन द सेल इटसेल्फ, जो स्फेरिकल शेल है, चार्ज सेल, उसके ऊपर लाई कर रहा है पॉइंट पी। तो देखो उसको कैसे निकालेंगे, सरफेस ऑफ द शेल, तो पॉइंट ए है मान लो, अब इसको पी नहीं बोला, पॉइंट ए बोल दिया, ठीक है, पॉइंट ए है ये इसके शेल के ऊपर ही है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ छोटा आर और बड़ा आर दोनों सेम हो जाएंगे, बस इतना डिफरेंस आएगा। सेम डीएस आर की, डीएस की और ई की डायरेक्शन सेम रहेगी, तो थीटा 0 रहेगा। जैसे ही आप 2/एप्सिलॉन रखोगे, ई डॉट डीएस, ई कांस्टेंट है क्योंकि यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो बाहर आ जाएगा ई, अंदर बचा डीएस, डीएस इज द सरफेस एरिया, जिसको लिख दिया 4πr², Q/एप्सिलॉन के बराबर है। फिर क्या करेंगे, चार्ज जो था Q टोटल चार्ज, ये होगा सिग्मा इंटू 4πr²। अब देखो ये वाला R और ये वाला R दोनों सेम आ गए, क्योंकि जो चार्ज स्फीयर का रेडियस है वो भी R है, और जो पॉइंट A है उसकी दूरी भी कैपिटल R है। तो ये दोनों वैल्यूज जब डलेंगी वो वैल्यूज आपस में कट जाएंगी, क्या बचेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पहले वाले में क्या था, पिछले वाले में E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर था क्या, कैपिटल आर, और नीचे था स्मॉल आर, स्क्वायर था, सॉरी रेडियस उसमें था ना, तो ये वाला था। अब ये दोनों क्योंकि बराबर हो गए, आर इज इक्वल टू आर है इस केस में, तो ये वाला टर्म कट जाएगा, सिग्मा वन एप्सिलॉन नॉट ये बच जाएगा, बस ये डिफरेंस है, बाकी प्रोसेस सेम है। सारे को एक बार फिर से देखो, जो पिछला आपने पढ़ा है उसी तरीके से इसको पढ़ो, इसमें कुछ समझ नहीं आया। जब समझ आ जाए तो एक बार थम्स अप दे देना, यहाँ से पढ़ लिया। यस सर। ठीक है, चलो, किसी को डाउट तो नहीं है बच्चों, डाउट है तो हैंड रेज करके पूछ लो। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड केस क्या हो सकता है, जो बताया था कि पॉइंट कैन बी इनसाइड द स्फीयर, तो पॉइंट बी है, वो शेल है ना, स्फेरिकल शेल, उसके अंदर आ गया। देखो तो अब गॉसियन सरफेस बन गया, ये डॉटेड लाइन रेड कलर वाली। अब इसके अंदर कोई चार्ज है क्या, गॉसियन सरफेस के अंदर, नो सर। इस सरफेस के अंदर कोई चार्ज है भाई। जब स्फेरिकल sir. शेल की बात हो रही है, शेल का मतलब अंदर से खोखला, तो खोखला है तो केवल उस शेल के ऊपर ही चार्ज प्रेजेंट हो सकता है, अंदर खाली जगह में चार्ज नहीं हो सकता। तो देयर इज नो चार्ज इनसाइड दिस स्फेरिकल शेल, तो जो हमने गॉसियन सरफेस रेड कलर का बनाया उसके अंदर भी कोई चार्ज नहीं होगा, स्वाभाविक सी बात है। तो क्या करेंगे, we know that E dot ds is phi, क्योंकि E अंदर कोई चार्ज नहीं है, Q by epsilon नॉट, तो आप क्या बोलोगे, Q की वैल्यू यहाँ 0 रख दो। देखो यहाँ तक इस पॉइंट तक, ये वाले पॉइंट तक सारा का सारा सेम है, ये वाला डेरिवेशन पिछले वाले जैसा ही है, एग्जैक्टली सेम।
और अगले स्टेप में क्या करेंगे, Q की वैल्यू 0 रख देंगे, क्योंकि ये जो गॉसियन सरफेस है ना रेड कलर का, इसके अंदर कुछ भी चार्ज नहीं है, जो चार्ज है वो केवल शेल के ऊपर प्रेजेंट है, तो अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। दैट मींस इनसाइड अवर गॉसियन सरफेस, यानी जो हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी या माना हुआ या काल्पनिक जो सरफेस हमने इमेजिन किया, उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जब रखेंगे, Q 0 रख दो, जैसे ही Q 0 रखोगे इसका मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ कैविटी इज 0, इनसाइड अ कैविटी इज 0, और इस चीज को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक सर शील्डिंग। फिर से बताना क्यू की वैल्यू 0 क्यों रखी? क्या बताऊं बच्चे, आर्यन? सर क्यू की वैल्यू 0 क्यों है? Q की वैल्यू 0, देखो जब मैं आपको गोस थ्योरम पढ़ा रहा था तो क्या बोला था कि फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है, लेकिन कहाँ, आपने मान लो कोई चार्ज है आपका, ये Q1 था मान लो, दूसरे पॉइंट पे Q2 है, तीसरे पॉइंट पे Q3 है। अब आपको बताना है कि इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो आप क्या करो कि इमेजिनरी सरफेस लो, यानी गॉसियन सरफेस इमेजिन करो जिसमें इन तीनों को ट्रैप कर, तो इनमें से निकलने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स रहेगा दैट विल बी टोटल चार्ज, इन सबको जोड़ दो, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाय एप्सिलॉन नॉट, ये होगा फ्लक्स। ये था गोस थ्योरम से। अब देखो ये मेरा पॉइंट बी है, पॉइंट बी, अगर इस पॉइंट बी को मैं गॉसियन सरफेस के अंदर ले लेता हूँ तो क्या होगा, इस गॉसियन सरफेस के अंदर क्या कोई चार्ज प्रेजेंट है, आपको दिख रहा है कि चार्ज है कि नहीं है? नो सर। जब चार्ज No, नहीं sir. है, चार्ज नहीं है तो क्या होगा, फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी? 0। अरे फाई की वैल्यू क्या है, फाई होता है ना Q बाय एप्सिलॉन, तो फाई में Q की वैल्यू 0 है, तो 0 बाय एप्सिलॉन तो क्या आएगा, 0 आएगा, तो फाई 0। यस सर। फाई क्या होता है, E डॉट ds होता है, तो ds, क्योंकि एरिया तो 0 हो नहीं सकता इस गॉसियन सरफेस का, क्योंकि एक सरफेस आपने माना है तो देयर विल डेफिनेटली बी नॉन जीरो एरिया, तो फाई 0 है, तो कौन सी वैल्यू 0 होनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 होना पड़ेगा, तो वही बात होगी, Yes, इलेक्ट्रिक sir. फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ कैविटी इज 0। और इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम एक चीज करते हैं जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड। कि चार्ज से उत्पन्न होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर आप शील्ड कर दो तो उसी को बोलते हैं, हाँ चले जाओ चले जाओ, तो जो चार्ज से उत्पन्न होने वाली फील्ड होती है ना उसको हम शील्ड कर देते हैं। आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, आपने कभी जो टीवी की वायर होती है ना, जो डिश एंटीना से नीचे आती है, वो देखिए अंदर से उसमें क्या क्या भरा होता है, कितने बच्चों ने देखी है? Yes, sir. Yes, sir. देखिए जो, अरे डिश की लगती है, सेटअप बॉक्स के पीछे लगती है, Yes, sir. देखिए. इसमें देखो ऐसा होता है, एक ये बाहर का ब्लैक कलर का होगा या व्हाइट भी होता है कई बार, उसके अंदर एक अंदर से ऐसे व्हाइट कलर का निकला रहेगा प्लास्टिक का सा, उसके अंदर एक कॉपर वायर, ठीक है, ये होती है सिग्नल वायर, कॉपर की होती है। उसके बाहर ये प्लास्टिक की कवरिंग है, इसके बाहर एक एल्यूमिनियम फॉयल जैसा लिपटा होता है, इसी पे एल्यूमिनियम फॉयल जैसा कवर चढ़ा होता है, जैसा एल्यूमिनियम की फॉयल होती है ना, तो उसके अंदर ये प्लास्टिक होती है और उसके अंदर सिग्नल वायर होता है, और इसके बाहर वायर मैश होता है, ऐसे वायर से आ रहे होते हैं, सिल्वर कलर के वायर, एल्यूमिनियम के वायर होते हैं। तो ऐसा आपने देखा होगा डिश के तार में, डिश वाले तार में, तो जो ये एल्यूमिनियम फॉयल यहाँ लगा हुआ है ये क्या है, दिस इज नथिंग बट कंडक्टर का होलो शेल है ना, ये सिलेंडर है एक तरीके से, फॉयल है, फ्लेक्सिबल है, लेकिन ये सिलेंड्रिकल है, मेटेलिक भी है, क्योंकि एल्यूमिनियम का या किसी स्टील का होता है फ्लेक्सिबल पतला सा, तो इसके अंदर ये शेल बना हुआ है। तो इसका मतलब हुआ कि कैविटी, अंदर कैविटी थी उसमें से आपने सिग्नल वायर को लेके आए, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसके बाहर कोई भी चार्ज प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, उसका डिस्टरबेंस इसके अंदर नहीं जाएगा, बस जो सिग्नल कैरी कर रहा है ये अंदर वाला वायर, सिग्नल वायर, वो बिना किसी बाहरी डिस्टरबेंस के इस वाले सिग्नल को आपके एंटीना से, जो डिश की छतरी होती है ना, उस छतरी से नीचे टीवी तक लेके आएगा। ये छतरी होती है जो सैटेलाइट से कम्युनिकेट कर रही होती है, ऊपर सैटेलाइट होता है अर्थ के ऑर्बिट में, उससे कनेक्शन कर रही होती है, यहाँ से वायर जाके और फिर नीचे आएगा आपके घर में, और ये आपके टीवी में जुड़ जाता है, फिर यहाँ इसके आगे आप बैठ के देखते रहते हो। तो इस यहाँ से चलकर, एंटीना से चलकर जब तक ये टीवी में आ रहा है,
तब तक अगर कोई बाहर से मोबाइल टावर के रेडिएशन, रेडियो के रेडिएशन, उन सब से इसको बचा के रखना है सिग्नल को, ताकि वो प्योर सिग्नल आपके टीवी में आ सके। इसीलिए ये मेटालिक सिल्वर कलर का फॉयल इसमें यूज होता है और उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। और ये आपने देखा, क्योंकि किसी कंडक्टर के अंदर चार्ज प्रेजेंट नहीं होता, चार्ज हमेशा आउटर सरफेस पे चला जाता है, दैट इज व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। और इसी प्रॉपर्टी को बोलेंगे कि इनसाइड अ कैविटी इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, दैट इज व्हाई इट कैन बी यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो शील्डिंग अभी आपको बताया क्या होता है, समझ आया? सर यस सर। ठीक है, अब देखो, अब आ गई क्वेश्चंस की बारी। ये वाला ग्राफ आपको पता ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेरी कैसे कर रहा है आर के साथ। स्क्वायर लॉ वेरिएशन है, जैसे आर बढ़ेगा उसकी आर की पावर 2 के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज। ये क्वेश्चन हम कर चुके, यस सर। यस सर। ये भी हम कर चुके। यस सर। ये बता दो, ये तुमने गलत किया था लास्ट क्लास में, इसको करो। उसके बाद 2 क्वेश्चन हो रहे, वो और करेंगे फिर चले जाएंगे कर। पढ़ो, चैट बॉक्स में आंसर दो। Small plane area is rotated in electric field. The flux of electric field through area is maximum when भैया तो ए होगा या बी होगा? ए बी क्या होता है? ए हो सकता है, बी हो सकता है, बट ए बी क्या होता है? दीक्षा बोला तो था बेटा, जा सकते हो, दिक्कत नहीं है। पहले सबसे जरूरी चीज है स्वास्थ्य, है ना? जब तक आप स्वस्थ नहीं हो फिर सारी चीजें बेकार लगने लगती है। तो बेटर यही है कि पहले सेहत सही करो, फिर एक रिकॉर्डिंग देख लेना इस क्लास की, फिर आ जाना, तो दिक्कत थोड़ी। स्मॉल प्लेन एरिया को रोटेट किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फ्लक्स मैक्सिमम कब हुआ? यानी इलेक्ट्रिक ये भी ब्लड ग्रुप नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करते होंगे इस एरिया से, तब उस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा मैक्सिमम। तो आप देखो कब करेगा, व्हेन द एरिया इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर एरिया वेक्टर इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो वेक्टर के टर्म्स में बोला होता तो दोनों पैरेलल रहे होते, और अगर डायरेक्टली पूछ लिया तो जाहिर सी बात है एरिया से परपेंडिकुलर होना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तन्वी बोल रहे जान है तो जान है, सही बात है, जुकाम से तो कोई मरता नहीं है। चलो बी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ऐसे होगा, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, तो जब आपका एरिया इसके परपेंडिकुलर रहेगा उस केस में मैक्सिमम लाइन पास करेगा। अगर यही एरिया किसी एंगल पे रहा होता ऐसा, तो उसमें से एक या दो ही पास कर रही होती, बट जब ये परपेंडिकुलर है तब सारी की सारी लाइन पास कर रही है। अब देखो इस केस में एरिया वेक्टर इधर ही होगा, एरिया वेक्टर राइट साइड में पॉइंट करेगा और उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब एरिया वेक्टर और इसके बारे में बात हो रही है, वेक्टर के फॉर्म में बोलोगे तो देन दीज आर पैरेलल। ई वेक्टर भी इधर ही पॉइंट कर रहा है और डीएस वेक्टर यानी एस वेक्टर भी इधर ही पॉइंट कर रहा है, बट एज एन एरिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, क्योंकि एरिया परपेंडिकुलर दिख रहा है आपको, बट एरिया वेक्टर की बात करें तो वो चलो ये बात काफी बड़ी डिस्कस हो चुकी है, उम्मीद है आपको समझ आ। अब ये क्वेश्चन है जो अभी डेरिवेशन किया ना हमने, उसी के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है, ट्राई करो सभी लोग इसको। जो डिस्कनेक्ट कर रहे हैं थ्योरी चार्ट में आते हैं क्लास में, उनका क्या कर सकते भाई है? थ्योरी चार्ट में यहाँ कहानी सुनने आते हो तुम लोग? करो इसको, क्वेश्चन को पढ़ो और फॉर्मूला आपको अभी लिखवाया था तो फिर से देख लो फॉर्मूला। स्फेरिकल शेल के बाहर और अंदर कितना होता है चार्ज, लिख लो इस फॉर्मूले को यहाँ से देख के। आउटसाइड वाला लिख लो, बाकी तो सब नॉर्मल सी बात है, सेम ही है। आउटसाइड का जो पॉइंट पी आउटसाइड द शेल था केस 1, उसका फॉर्मूला देख के यहाँ से लिख दो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल्स टू
Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर और दूसरा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले अपनी कॉपी पे लिख लो जहां भी आप काम कर रहे हो और फिर उसको क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो ये दोनों फॉर्मूले अलग अलग सिचुएशन में काम आएंगे। अगर आपको टोटल चार्ज दे दिया तो सीधी बात है पॉइंट चार्ज ऐसा लग रहा हो जैसे उसके सेंटर पे सिचुएटेड है, उस हिसाब से निकाल दो a/r²। और अगर आपको इलेक्ट्रिक वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया, मतलब कि सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में दे रखा है, तो वहां पे आप सिग्मा r² अपॉन एप्सिलॉन r² लिखोगे। ठीक है, जिसको सिर्फ थ्योरी सुननी थी, थ्योरी चाटनी थी, वो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सिलेक्शन नहीं होगा। सर क्वेश्चन वाली स्लाइड दिखाओ। हाँ, क्वेश्चन पे कर देता हूँ। यस क्वेश्चन सर क्वेश्चन वाली स्लाइड निकालना। हाँ जी, हुआ किसी का? भाई फॉर्मूला लगाना है सीधा। फिगर आपको पॉइंट बी है वो आउटसाइड द स्फेरिकल शेल है, पॉइंट ए है वो इनसाइड है, सी भी इनसाइड है। देखो कैसे होगा। जिनको सिलेक्शन नहीं चाहिए वो ड्रॉप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। जिनको केवल थ्योरी चाटनी थी वो चाट चुके हैं हम लोग, आज कोई नई थ्योरी नहीं चाटेंगे। और जिनको क्वेश्चन से दिक्कत है, परहेज है, दिक्कत हो जाती है, वो लोग ड्रॉप कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं। बोलने के बाद भी बच्चे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना चाहते, इतने मक्कार बच्चों का क्या कर सकते हो। मैं आपसे घर आके तो करा नहीं सकता, यही कराऊंगा ना। आपको क्लास में रहना भी जरूरी है। बोलने के बाद भी ड्रॉप कर गए कि ठीक है सॉल्यूशन समझ नहीं आएगा, फिर मुंह उठा के क्वेश्चन पूछ लेंगे, कुछ भी रैंडम क्वेश्चन, वो गलत बात है भाई। जब आपको इधर से मेहनत करके लाता हूँ मैं, तो आपकी भी तो वो है ना जिम्मेदारी कि आप भी पढ़ के आओ और क्लास में पूरा सुनो, लास्ट तक रुको। मैंने बोल दिया तुम्हें कि मैं 5 6 मिनट 15 मिनट पहले छोड़ दूंगा, उसके बाद भी लोगों को ऐसा लग रहा है कि अभी अरे क्लास में ही मत आया करो भाई, क्यों ही आ रहे हो फिर। देखो सोनम चंडेल और चले गए, बढ़िया है। मैं इनके नाम लिखना स्टार्ट करता हूँ, देखते हैं कि फिर क्या है। फिर तुम्हारा कोई सिस्टम ही खत्म करा देता हूँ, फिर आने का ही छोड़ देना, मत ही आना। ट्राई करो ना, सिंपल फॉर्मूला दिखा दिया, अब इसमें अप्लाई करो भाई इसको।
फॉर्मूला आपको दिखा दिया, क्वेश्चन एग्जैक्टली उसी टॉपिक पे जो अभी पढ़ाया, फॉर्मूला आपको लिखवा भी दिया। लो मैं स्क्रीन पे भी लिख देता हूँ, कॉपी में लिख लिया तो अच्छी बात है, नहीं लिखा तो अभी देखो स्क्रीन पे लिख देता हूँ। और फिर इस क्वेश्चन को करके ही जाना है ना, बिना इसको करे अगर किसी ने डिस्कनेक्ट किया तो फिर मत आना फिर कल क्लास में, क्योंकि फायदा हो नहीं रहा ना। फिर क्लास में आके तुम टाइम ही खराब कर रहे हो अपना, तो इससे अच्छा मत आना। ये दो फॉर्मूले थे, आज ही डिराइव किया, आज ही समझे, आपसे बोला कि बच्चों डाउट है तो पूछ लो, तो इसका मतलब तुम्हें समझ आ गया ना, ये समझ आ गया तो अभी क्वेश्चन है इसको करो। हर चीज की स्पून फीडिंग करेंगे तो तुम्हारा तुम कब करोगे फिर, मैं तो सॉल्व करा दूंगा 1 सेकंड में, लेकिन आप करो इसको, क्वेश्चन को पढ़ो, स्टेटमेंट को पढ़ो, फॉर्मूला लगाओ। फिर बोल रहा हूँ जिसको ड्रॉप करना है कर सकते हो, थ्योरी आज कुछ भी नहीं होगी, केवल ये क्वेश्चन करने वाले। जिनका हो जाए हैंड रेज करते जाना, ठीक है। इन तीनों में से कोई एक पार्ट भी हो जाए तो भी हैंड रेज कर लेना, और बाकी बचे हुए पार्ट करते जाना। एक पार्ट हो जाए तो हैंड रेज कर लेना, और बाकी जो बचे हुए 2 पार्ट्स हैं उनको करते रहना तब तक। अच्छा, नाम वाम नहीं लिखूंगा, जैसे मैंने बोला था ना सोनम चले गए, नहीं लिखूंगा नाम, किसी को जाना है तो जा सकता है भाई, मैं नहीं रोक सकता तुम्हें। उसको नहीं पढ़ना उसको मैं पढ़ा नहीं सकता, लेकिन पढ़ने वाले बच्चों का भी नुकसान होता है उस चक्कर में। तो जिसको नहीं पढ़ना, जिसको पूरा भरोसा है कि मुझे जिंदगी में बर्बाद ही होना है, वो हो सकता है, हमें कोई टेंशन नहीं। इसके 3 अलग अलग आंसर आएंगे बच्चों। फोर्स ऑन चार्ज क्यू, चार्ज क्यू पर लगने वाला फोर्स। नंबर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए। नंबर 3, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी। ये बताना है। तुम आते लेट हो क्लास में, है ना, बच्चे ज्वाइन करते करते आ रहे, ठीक है चलो क्लास स्टार्ट हो गई 8:30 बजे, चलो मैं तो 8:40 पे जाऊंगा, मैं 8:45 जाऊंगा, तो 20 मिनट क्लास करके निकल जाऊंगा, है ना। चल देखेंगे भाई, हम भी पूरा जुगाड़ लेके बैठे हुए हैं तुम्हारे लिए। एक एक बच्चे का टाइम नोटेड है कि कौन कितनी देर हो पाए क्लास में। तुम लोग डिस्कनेक्ट ही कर लो, कोई बात नहीं, क्योंकि जबरदस्ती किसी को पढ़ाया जा सकता नहीं है, डिस्कनेक्ट ही कर लो। देखा, दिख रहा है ना सबका अटेंडेंस, कौन कितने टाइम क्लास में रुका है, टाइम इन सर क्लास, ये लिखा हुआ देखो। ये अनुपमा आए थे चले गए 1 मिनट में खाली, और सोनम की गई थी अभी, सोनम चंडेल का दिखाते हैं देखो, ये 35 मिनट क्लास में रुके खाली। सबका टाइम नोटेड है, हर एक क्लास का टाइम नोटेड है, जिस दिन लेके बैठेंगे उस दिन पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम ये मत पूछना कि डाउट सर डाउट बता दो, क्लास करोगे नहीं तो मैं डाउट क्यों बताऊंगा भाई। क्लास में सुनते हो नहीं, फिर कुछ भी डाउट पूछोगे, स्कूल के असाइनमेंट मेरे से कराओगे कि सर सर ये मैंने क्वेश्चन दिया है, आप प्लीज ये कर दो। मैं क्यों करूंगा यार, मैं उसी बच्चे का करूंगा ना जो मेरे को लग रहा है कि वो सेलेक्ट होगा, क्लास में आता है पढ़ने आ रहा है, फायदा क्या होगा। हाँ, तुम्हारे पीछे सभी लोग लगे रहे कि भाई अलग से क्या नाम है, कोमल मैम अलग से कॉल कर रही हैं, और टीचर्स और सर आपको अलग से कॉल कर रहे हैं कि क्लास में आया, तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि क्लास में रुका करो। अब इतना बोलने के बाद कोई नहीं पढ़ सकता तो उसको सही में पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। और क्लास में रुकने के लिए बोल रहा हूँ मैं ये चीज, ये सिर्फ चीज क्लास में रुकने के लिए। क्वेश्चन तो देखो कितने हैंडफुल बच्चों ने सोल्व किया है, जबकि तुम्हारे सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये पेपर में फॉर्मूला नहीं मिलेगा, मैं लिख दे रहा हूँ, उसके बाद भी तुम कितने बच्चे सोल्व कर रहे हो, ये तुम देखो कितने पानी में हो अभी, है ना।
अपना अपना आईना लेके देखो अपना चेहरा जाके कि तुम क्या कर रहे हो अपने साथ। स्कूल में भी पढ़ा दिया, यहाँ भी पढ़ा दिया, चलो वहां नहीं पढ़ा था, यहाँ पढ़ तो लिया। अब ये फॉर्मूला भी तुम्हें लगाना नहीं आ रहा, तो तुम देखो तुम किस हालात पे खड़े हुए हो, कहाँ खड़े हो। दिस इज द बिटर ट्रूथ ना। उसको इम्प्रूव करना है तो कुछ कार्य करना होगा, डेफिनेटली कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके कुछ। 23 बच्चे हैं हमारे पास, उसमें से 8-9 बच्चों ने किया है बस। उसके अलावा सब लोग क्या क्या कर रहे हो भाई तुम लोग? चलो बताओ, फर्स्ट का आंसर बताओ। फोर्स ऑन चार्ज की पहले ढूंढो, चार्ज क्यू है कहाँ पे। पॉइंट सी पर है, यानी सेंटर ऑफ दिस, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है a charge q is situated at the center of the sphere. सेंटर ऑफ द स्फीयर पॉइंट सी है, इस पर पॉइंट ये चार्ज क्यू सिचुएटेड है। अब इस पर फोर्स कितना लग रहा है ये बताओ। फोर्स क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू 0 क्यू इनटू ई। यस सर क्यू इनटू ई होता है ना फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक या कोलम्बिक फोर्स को बोलते हैं, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमने पढ़ा था कि शेल के अंदर, जो स्फेरिकल शेल है कंडक्टिंग, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0 जीरो। जीरो तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी? 0 जीरो। तो पहले का आंसर Zero. क्या आया? फोर्स ऑन चार्ज 0 जीरो। अब बताओ Zero. सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए। ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बता दो। सर 0 जीरो। क्या कर रहे हो कि एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लो, है ना, ए के ऊपर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लो। उस सरफेस के अंदर चार्ज कितना है? 0 जीरो क्यों है भाई? सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है क्यों? ये इसके अंदर ही तो आया, तो इसकी वजह से क्या आएगा? Yes, sir. जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगी? यस सर ए क्यू बाय आर स्क्वायर आएगी बच्चों, ये वाला फॉर्मूला। ये दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए। बी पे क्या आएगी? ठीक है, जब बी पे बात करोगे तो दोनों चार्जेस काम करेंगे, जो इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है वो, और एक ही क्यू। लेकिन ए पे, ए की वजह से ए पॉइंट पे जो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है उसको कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि इनसाइड द शेल आपने प्रूव किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है। तो केवल जो अंदर रखा हुआ चार्ज है ना, उसी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उसकी वैल्यू आएगी के क्यू बाय आर स्क्वायर, और इधर आएगा के क्यू प्लस क्यू बाय आर। ठीक है, इसका सोल्यूशन लिखा हुआ है लाइन बाय लाइन, इसको पढ़ लो। जिन्होंने किया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया वो और अच्छी बात है ना। फिर धीरे धीरे आप एक काम करना, जो कर रहे हैं उनके तो साथ में हूँ, है ना, उनके साथ में आपके हेल्प करूंगा, लास्ट तक करूंगा जब तक एग्जाम होगा। जो नहीं कर रहे हैं, जानबूझकर नहीं कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ कि आप लोग ये सोल्यूशन पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना तो मत करो। जैसे आप हर रोज नहीं पढ़ते तो कोई टेंशन नहीं है। और धीरे धीरे काम करना कि धीरे धीरे क्लास में कभी एक में आ गए, दो में नहीं आए, फिर दो में आ गए, एक में नहीं आए, फिर एक में आ गए, फिर 5-6 दिन नहीं आए, ऐसा करना और फिर आना छोड़ देना, क्योंकि तुम्हारा यही पैटर्न रहता है। जो बच्चे क्वेश्चन क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करते उनका यही पैटर्न रहता है, धीरे 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 क्लास लगाना भी छोड़ देंगे, फिर क्या होगा? फिर कुछ नहीं होगा, ना बोर्ड में अच्छे आएंगे ना नंबर। कुछ बच्चे इतने समझदार होते हैं, ये चीज सोच के छोड़ेंगे कि नहीं यार कोचिंग तो मैं बाद में कर लूंगा, अभी मैं बोर्ड पे फोकस कर लेता हूँ। वो ना रहेगा बोर्ड का, ना रहेगा कोचिंग का, ये गारंटी ले लो। जो बच्चा पढ़ता है उसी का हर जगह सिलेक्शन होता है, और जो नहीं पढ़ता उसका कहीं भी सिलेक्शन नहीं होता, चाहे वो बोर्ड हो, चाहे जेई हो, चाहे नीट हो, चाहे कोई और अदर एग्जाम। जो पढ़ेगा उसका लाइन से सब में सिलेक्शन होगा, और जो नहीं पढ़ेगा उसका बोर्ड में भी अच्छा नहीं आएगा और कहीं भी अच्छा नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें पढ़ना है, ठीक है। तो पढ़ने के लिए क्लास में आना है, सिंसियरली आना है, 5 मिनट पहले ज्वाइन करना है, पूरी क्लास लगानी है, समझना है, फिर डाउट आए तो डाउट पूछना, ये है हमारा। सर अब जितने बच्चे रुके हो इनमें से इस बात पे कितने बच्चे एग्री कर रहे हो कि ये करना चाहिए और हम लोग करेंगे? हैंड रेज करना है एक बार।
जो इस बात पे एग्री कर रहे हैं कि सर क्लास में आएंगे, टाइम से आएंगे, सारे क्वेश्चन करेंगे और पूरा टाइम तो देंगे। ठीक है, तो हो गए यार। अगर कुछ भी नहीं आता ना, इंग्लिश भी नहीं आती, हिंदी भी नहीं आती, कुछ भी नहीं आता, कम से कम कान तो दिया ना भगवान ने, कान में आवाज sir. आती होगी। तो एक कहावत सुनी है कि करत करत अभ्यास के जड़ मति होय सुधार, और रसरी आवत जात से